हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एवेन्यू। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम आपको क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दोस्तों, वैसे तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज किया गया आप लोगों के, तो फर्स्ट चैप्टर आपका इसमें से हट चुका है। और वैसे तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत थी। फर्स्ट चैप्टर में से बहुत ज़्यादा कंटेंट है जो ओवरलैपिंग है आगे 2-3 चैप्टरों में हमारा। तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। इसके अंदर बेसिकली ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक। उसके बाद ही क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ, इनके बीच में एक आपसी सत्ता को लेकर के एक होड़ मच गई। दोनों ने ये सोचा कि पूरे विश्व के ऊपर हम अपना कब्जा जमा लें। वहीं अमेरिका अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहता था ताकि कई सारे देश मिलकर के उसका सपोर्ट करें। और वहीं दूसरी तरफ एक और ताकत साम्यवादी सोवियत संघ दिखाना चाहता था। तो दोनों ही एक दूसरे के प्रति ये देख रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे विश्व पर दोनों में से किसी एक का एकाधिकार हो जाए, क्योंकि अधिकतर उस समय पर 1945 के बाद ही अधिकतर देश आज़ाद हुए थे, जैसे हमारा उसमें से एक भारत भी है। और इसी तरह से लेकर के दोनों की एक व्यवस्था, दोनों ही शक्तियां अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहती थी कि यही एक जद्दोजहद था जिसके अंदर ये एक सोचते थे कि उसकी किस्मत आगे तय होगी, जो क्या करेगा, पूरे विश्व पर अपना एकाधिकार कायम करेगा। कि जैसे देखा होगा आप लोगों ने पहले की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, ये दोनों शक्तियां कहीं ना कहीं परस्पर एक दूसरे के आमने सामने थी, ये एक दूसरे के साथ खड़ी थी ये। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वैसे ही इन दोनों शक्तियों ने एक अपना ये रुतबा दिखाना शुरू कर दिया कि ये देखा कि हमसे दोनों से बढ़ करके अमेरिका सोच रहा मुझसे बढ़ के कोई नहीं है, और वहीं सोवियत संघ ने सोचा मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तो यही था। और इसी चक्कर में अमेरिका सोवियत संघ ने दोनों ने मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने शस्त्रों को बढ़ावा दिया, जिसके अंदर बहुत घातक हथियार और वहाँ पर जनता की ज़रूरतों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा गया। तो अब इसके अंदर हम ये देखेंगे दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। दो ध्रुवीयता का अंत का अर्थ यही हुआ कि कोई एक ध्रुवीय बचा, मतलब अमेरिका बचा या सोवियत संघ बचा। इस चैप्टर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर है दो ध्रुवीयता का अंत। इसका तात्पर्य यह है कि दो महाशक्तियों में से किसी एक का पतन हो गया और दूसरी महाशक्ति का एक उदय हुआ, मतलब पूरा यूनिपोलर स्टेट हो गया। पूरा ये देखा जाए पूरा सिस्टम जो हो गया, पूरा एक एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई। शीत युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व दो ध्रुवीय बन गया था। शीत युद्ध यही था, शीत इसलिए कहा गया, ये ठंडा युद्ध, कि यहां पर ना तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में किसी प्रकार की कोई आपसी लड़ाई हुई थी। दोनों ठंडे पड़े रहे लेकिन अपनी शक्ति को मजबूत बनाते रहे। शीत युद्ध नाम इसीलिए पड़ा कि इन्होंने इसके बीच में कोई हथियारों की एक, समझो, अटैक नहीं हुआ एक दूसरे के ऊपर, बल्कि इनका सिर्फ होड़ हुआ था, हथियारों को इकट्ठा किया गया था, उसका प्रयोग नहीं किया गया हथियारों का। तो वहीं एक तरफ था पूंजीवादी अमेरिका और दूसरी तरफ था साम्यवादी सोवियत संघ। तो विश्व स्तर पर ये दोनों ही शक्तियां अपने आप में एक विश्व स्तर पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहती थी, परंतु अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए दोनों ही शक्तियां भरपूर भरपूर प्रयास करती रही। जैसे घातक हथियारों को, मतलब ये होता है कि आणविक हथियारों को बढ़ावा देना, जो परमाणु हथियार होते हैं, परमाणु शस्त्र होते हैं, और सैन्य व्यवस्था की अपनी मजबूती करना। तो गाइज ये है कि देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है कि जब तक आप लोग अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं समझ पाओगे, मुझे नहीं पता सीबीएसई ने फर्स्ट चैप्टर क्यों हटाया इसमें से, उनको नहीं हटाना चाहिए था। मैं काम करूंगा, आपको फर्स्ट चैप्टर के भी मेन ये कंटेंट इसके अंदर मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं डाल दूंगा। तो उसके ज़रिए अगर आप पहले वो करेंगे और ये चैप्टर बाद में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आगे करते हैं इसको हम। ये बर्लिन की दीवार जो जर्मनी को दो भागों में बांटती थी, 9 नवंबर 1989 को गिरा करके जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद में द्विध्रुवीयता का अंत हो गया। फिर नेक्स्ट है, अब यहां पर सोवियत प्रणाली क्या थी। यहां बेसिकली हम बात करेंगे यूएसएसआर स्टेट की, जो यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से, उसकी बात करेंगे। मतलब ये 15 ये देशों का मिला एक गणराज्य था ये सोवियत संघ। और इस तरीके से यह है कि समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई,
यह 1917 की साम्यवादी क्रांति, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस के अंदर, 10th वगैरह में बोल्शेविक क्रांति का नाम सुना होगा। तो बोल्शेविक क्रांति जब हुई 1917 के अंदर, तो यहाँ से ये साम्यवादी, ये इसका विकास होना शुरू हुआ था, जिसके अंदर 15 गणराज्यों को मिला करके बनाया गया था ये। और यह क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में, अर्थात अमेरिका के विरोध में खड़ी हुई थी, जो समाजवाद के आदर्शों और समाज की जरूरत से प्रेरित थी। वो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसमें निजी स्वामित्व को समाप्त करके समाज को समानता की राह पर चलना सिखाया जाता था। और इस कम्युनिस्ट व्यवस्था में किसी अन्य राजनीतिक दल व विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। संपूर्ण अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में थी। साम्यवादी व्यवस्था का दोस्तों यही मतलब होता है कि यहाँ पर पूरी तरह से जो होगा, एक जो नेशनल रिसोर्सेस होंगे उनके ऊपर भी पूरी तरह से एक राज्य का कब्जा होगा। यहाँ पे कैपिटलिस्ट के पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता। यहाँ पर मजदूर वर्ग की बात होती है, श्रमिक वर्ग की बात होती है। कहा जाए कि यहाँ जो हैव्स नॉट होते हैं समाज के अंदर, जो निम्न वर्ग होता है, उनका प्रभुत्व होता है इसके अंदर। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। गाइस यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि सोवियत प्रणाली कोई एक छोटी प्रणाली नहीं थी। यहाँ तो हम उसके सोवियत प्रणाली के विघटन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, लेकिन आपको बता देना चाहूंगा एक ऐसा भी समय था कि जिस टाइम पर सबसे पहले अमेरिका ने आईटी सेक्टर में, ये सोवियत संघ ने आईटी सेक्टर में कदम रखा था, कि आईटी सेक्टर्स का इतना ज़्यादा मजबूत था कि सबसे पहले सैटेलाइट्स वगैरह सोवियत संघ के ही लॉन्च हुए हैं। सबसे पहले अमेरिका उसके बाद कर रहा है, सबसे पहले सोवियत संघ ही था। और दूसरे विश्व के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर थी। और सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, खनिज तेल, लोहा, मशीनरी उत्पाद एवं इस्पात थे। इस्पात का मतलब होता है स्टील थे। तो इस तरीके से इनका जो इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग के बारे में बात आती है, तो सबसे ज़्यादा मजबूती व्यवस्था सोवियत संघ की ही थी। अब आता है दूसरा दुनिया, ये दूसरी दुनिया के देश, जहां सोवियत संघ के पूर्वी यूरोप के देशों का सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था को अपनी समाजवादी प्रणाली के अनुसार ढाला गया। इसे ही दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सोवियत संघ जो पूर्वी यूरोप के देश, जितने भी पूर्व यूरोप क्या एक हमारा कॉन्टिनेंट समझो, हमारे विश्व का एक कॉन्टिनेंट है, और उसके अंदर आने वाले जितने भी देश हैं उन्हें क्या करना, समाज, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, पूरे यूरोप के देशों को क्या करना, पूरी किस तर्ज पे डालना, इनको साम्यवादी की राह पर लेके आना। इसे कहा जाए दूसरी दुनिया। अब गाइस यहाँ पर दूसरी दुनिया की बात आई है, तो मैं तीसरी दुनिया की बात कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जो 9 स्वतंत्रता प्राप्त देश हुए हैं उसे तृतीय दुनिया के देश कहा जाता है। तो गाइज आपको, मुझे लग रहा है कि समझ आ रहा होगा ये। नेक्स्ट हमारा है सोवियत संघ का सत्तारूढ़ होना। अब देखो यहाँ पर ये सोवियत संघ के विघटन की बात अगर चल रही है, तो विघटन क्यों होता है किसी भी चीज का? कहते हैं किसी भी एक शासन का लंबे समय तक लगातार चलते रहना। जो शासन व्यवस्था लगातार अगर लंबे समय तक चलता रहता है, तो वहां की जनता को भी ऐसा लगता है कि उन्हें एक दूसरी नई शासन व्यवस्था का स्वाद चखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक एक व्यवस्था है, तो हम भी तो ये चाहते हैं ना कि 5 साल के अंदर देखते हैं सरकार की कौन सी रणनीति किस प्रकार से होती है, उसी आधार पर हम सरकार को चुनते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जनता के एक जो उनका ओपिनियन होता है, वो उस आधार पर तय किया जाता है कि कौन सी सरकार अब गठित की जाएगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये जो सत्तारूढ़ का मतलब, जो लंबे समय से यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी राज कर रही थी, उसके खिलाफ वहाँ की जनता ने ही आपस में बगावत कर दिया था। तो सोवियत संघ ने अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। न्यूनतम मीन्स एक लिमिटेशंस कर दिया था कि तुम्हें उससे आगे नहीं बढ़ना है। और वहाँ पर बेरोजगारी तो खैर नहीं थी, प्रत्येक सामाजिक स्तर था वहाँ पर। जैसे वहाँ पर भू संपदा, बाजार व्यवस्था एवं भूमि पर राज्य का नियंत्रण हो गया था। वहाँ भूमि पर जो जमीन जायदाद, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, उस पर कंट्रोल किसका था? स्टेट का था। स्टेट दैट मीन्स जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो स्टेट का मतलब क्या होता है कि विदेश, कोई भी राज्य तो उसे विदेश नहीं कहा जाएगा। अगर रूस है तो रूस एक विदेश नहीं है। हम यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये रूस क्या होगा? एक राज्य होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है भूमि पर राज्य का नियंत्रण हो गया था। इस कारण यह प्रणाली सत्तारूढ़ मतलब लंबे समय से चली आ रही थी और नागरिकों को जीवन कठिन होता जा रहा था।
लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होने पर लोगों में असहज महसूस किया जा रहा था और धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी नागरिकों का विश्वास खोती चली गई। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है ये, सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण जैसे अभी दोस्तों में थोड़ी देर पहले हमने किया था कि एक तो प्रमुख कारण ये भी था कि लंबे समय से लगातार सत्तारूढ़ पार्टी है, और दूसरा आ गया हमारा ये शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ करना, कि मतलब इतना ज़्यादा हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया था सोवियत संघ ने कि बदले में उसने अपनी जनता की परवरिश करना छोड़ दिया। कि ज़्यादा ज़्यादा पूरा ध्यान किस पे देने लगे वो लोग? वो ये सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हथियारों इकट्ठा करेंगे, वो ये सोच रहे अमेरिका को पीछे करना। मतलब कि ये सोच रहे कि अमेरिका को मैं कैसे नीचे दिखा सकता हूँ। ये नहीं देखा उन्होंने कि हमारे देश की जनता कितनी खुश है और कितनी नाखुश है, क्या उनके ज़रूरतों की पूर्ति हो पा रही है या फिर क्या नहीं हो पा रही है, वो उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो देश के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते थे वो, और इस तरह से पूर्वी जर्मनी के अंदर आर्थिक संकट का उभरना हो गया। दोस्तों पूर्वी जर्मनी यहाँ पर क्यों बात की जा रही है कि पूर्वी जर्मनी जिस टाइम पर शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो एक जर्मनी प्रमुख मुद्दा था उनके बीच का, दोनों के बीच का। वहां एक जो पूर्वी जर्मनी था, पूर्वी जर्मनी सपोर्ट कर रहा था सोवियत संघ को, और जो पश्चिमी जर्मनी सपोर्ट कर रहा था वो कर रहा था पूंजीवादी व्यवस्था अर्थात अमेरिका को। तो पूर्वी जर्मनी की जनता ज्यादा नाखुश थी, बदले में जो वहां पर जो पश्चिमी जर्मनी की जनता वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था थी वहां का, और इस आधार पर वो व्यवस्था आगे चलती जा रही थी। और पूरी जर्मनी में फिर आर्थिक संकट लाजमी है पनपना, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा था सोवियत संघ को। अगला हमारा है रोजगार, प्रौद्योगिकी में टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे हो गया। और 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के कारण सोवियत संघ की व्यवस्था का कमजोर होना, इस कारण जर्मनी की राजधानी में बर्लिन की दीवार को गिरा करके जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जिस टाइम पर शीत युद्ध की समाप्ति हुई अर्थात 1990-91 में। इस तरह से और सोवियत संघ के पतन के साथ ही ये विश्व पूरा एक ध्रुवीय हो गया। सोवियत संघ का पतन हो गया, पूरे विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हो गई। इस प्रकार सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस अस्तित्व में आया। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों सोवियत संघ का विघटन और मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। कहते कि देखो, अगर कहीं पर किसी इमारत या किसी बिल्डिंग के अंदर अगर मान लो दरार आ जाती है, तो चाहे जितना उसके अंदर लेप लिपाई करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो ही जाएगा, अर्थात उसका पतन होगा ही, गिरेगा ही वो। तो ठीक इसी प्रकार से हम मिखाइल गोर्बाचेव अपनी प्रमुख नीतियां लेके आए। उन्होंने सोचा कि जो पिछली हमारी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके हम किसी एक नई नीति को ला करके देश की व्यवस्था को हम मजबूत कर सकते हैं, ताकि यहाँ के लोग सारे वो खुश रह सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव को उनकी दो प्रमुख नीतियों के साथ हुआ है। पहली नीति उनकी क्या थी? ग्लासनोस्त थी, दूसरी पेरेस्ट्रोइका थी। ग्लासनोस्त का मतलब ये होता है खुले द्वार की नीति, जिसके अंदर खुले द्वार की नीति मीन्स कि साम्यवाद की एक पहचान ये है कि खुद ही अपने यहाँ से इंपोर्ट नहीं करेंगे वो, बल्कि एक्सपोर्ट में विश्वास करते हैं। कि मतलब मार्केट हमारे अंदर से, हम बाहर बेचेंगे खरीदेंगे नहीं उनसे कुछ भी। जैसे चाइना का भी पॉलिसी है कि चीन क्या करता है, हमें सस्ते दामों पर एक घटिया से घटिया माल देता है, हम उसको ले भी लेते हैं, बदले हमसे कुछ नहीं खरीदता वो। यहाँ तक कि हमारे कोई त्यौहार भी हैं तो हमसे ज़्यादा उसको फिक्र होती है, वो हमारे लिए चाइनीज़ सामान वहाँ मार्केट से ला के देता है। चाइनीज़ लाइट है, चाइनीज़ और भी काफ़ी सारे सामान होते हैं जिसको हम आसानी से ले लेते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की यही एक पहले टेंडेंसी थी कि उन्हें क्या करना है, मार्केट के अंदर अपना सामान बाहर उसको बेचना है, मतलब एक्साइज करना है, उसका मतलब एक्सपोर्ट करना है, ना कि इंपोर्ट करना है। तो अब जब मिखाइल गोर्बाचेव आए अपनी नीति के साथ में, तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि खुले द्वार की नीति को पहले लेके आए। खुले द्वार नीति मीन्स आसानी से सरलता पूर्वक जा करके तुम कहीं भी बाहरी स्टेट के अंदर अपने माल को बेच सकते हो। दूसरा था पुनर्रचना, जो आंतरिक कुछ गड़बड़ियां थी, चाहे उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, चाहे उनका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कुछ खराब था, तो उसको सुधार करने के लिए यहां पर यह बनाया गया था पुनर्रचना। नेक्स्ट दोस्तों है मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा संचालित दोनों नीतियों का कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि सोवियत संघ अब अपने आखिरी कदम पर खड़ा था और इसका विघटन हो ही गया। सन 1991 के दिसंबर में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत आखिरी यहाँ के एक इनके नेता थे सोवियत संघ के,
के नेतृत्व में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और इसका परिणाम ये हुआ कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्तित सोवियत संघ गणराज्यों में पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया गया। कि मतलब यहाँ पर अब क्या हुआ, पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया गया। इस तरीके से सोवियत संघ का पतन हो गया। और दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये रूसी संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। नेक्स्ट हमारा आता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी जैसे इसके नाम से आपको पता लग रहा है, शॉक मीन्स किसी को चोट पहुंचाना, झटका देना किसी को। थेरेपी मीन्स किसी चोट को पहुंचा करके उसका ट्रीटमेंट करना। मतलब ये कहते हैं ना आप लोग कि आजकल जो ज़्यादा प्रचलन में हो रहा है कि दर्द अगर तुमने दिया तो दवा भी तुम ही देना। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये कॉन्सेप्ट है कि किसी को चोट पहुंचा के उसका इलाज करना, इसका ये मतलब होता है। तो साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक, मतलब कि क्या थे, पहले देखो सोवियत संघ की व्यवस्था क्या थी, समाजवादी थी और सत्तावादी थी। अभी क्या हुआ, लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था को धीरे धीरे अपनाया गया यहाँ पर, मतलब कि उसके पतन के बाद में। और सहायता इसमें किसने की थी, अमेरिका ने की थी। और धीरे देखा जाए तो पूंजीवाद का विकास यहाँ पे होना शुरू हो गया। ये है ना पॉइंट यहाँ पर कि पूंजीवादी व्यवस्था तक के संकटप्रद का संक्रमण काल, कि मतलब अगर पहले ही अपना लेता वो पूंजीवाद को तो क्यों उसका पतन होता। इस तरह से रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया था। वो था एक विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या किया, उन्हें निर्देश दिया कि इस मॉडल को ही शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। मतलब कि उनके थ्रू ही यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था के अंदर, सोवियत संघ के अंदर अब क्या होगा, पूंजीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे कुछ उसके अवशेष कायम होंगे। इस कारण से शॉक थेरेपी कहा गया। अब शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ कि शॉक थेरेपी के कारण यहाँ पर रूस की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, पूरी खराब व्यवस्था हो गई यहाँ की। और रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रण, ये औद्योगिक ढांचा चरमरा गया रूस का, पूरी तरह से वो खतरे में व्यवस्था वहाँ की आ गई रूस की। और 90% जितने भी उद्योग धंधे वहाँ के थे, वहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को उनके हाथों में बेच दिया गया। और रूस की मुद्रा रूबल थी, उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्राइसिस हो गया, उसमें गिरावट आ गई। नेक्स्ट हमारा अब है CIS। ये दोस्तों हमारा ये लास्ट ईयर से नया टॉपिक हमारा ऐड हुआ है। ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS का ये मतलब होता है। इसे हम कह सकते हैं, इसका हिंदी अर्थ होगा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल। अब ये क्या है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ये एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। साथ ही साथ ये यूरेशिया में 2 गैर सदस्यीय सोवियत गणराज्य के बाद के संस्थापक हैं और 15 में से 12 सदस्यों ने CIS को बना लिया है। जैसे था वहाँ पर हमारा 15 गणराज्य मिला करके सोवियत संघ था, अब यहाँ पे क्या 12 सदस्यों ने क्या किया, CIS अपना अलग बनाया और 3 बाकी जो बचे वो नाटो में शामिल हो गए। और यहाँ पे जैसे आजकल आपने वो सुना होगा ना रूस का, और ये चल रहा है सबसे ज़्यादा मुद्दा हाईलाइट हो रहा है अभी यूक्रेन का। और CIS सदस्यों ने विशेष तौर पर राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरण एवं अन्य मुद्दों पर जोर दिया। और CIS की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, ये उनका प्रमुख कार्य क्या है। CIS का मुख्यालय यह है मिन्स्क कहाँ पर है, बेलारूस में है, वहाँ पर है। और यह सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश नहीं है। ये नहीं कि मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके उत्तराधिकारी में CIS का गठन हो गया, ऐसा नहीं है ये, बल्कि एक अलग स्वतंत्र निकाय है। ये एक बॉडी, एक ऐसा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। जो CIS सदस्य कौन कौन से समय समय पर अपनी बैठक करते हैं और ये स्वतंत्र रहने और एक दूसरे के प्रति विकासशील, विश्वास, आपसी सहमति, मैत्रीपूर्ण सहयोग और अंतः नैतिकता का ये संबंध स्थापित करने में आज तक भी लगे हुए हैं। और सोवियत संघ के विघटन के बाद दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस, यूक्रेन अस्तित्व में आए और बाद में आर्मेनिया, कजाकिस्तान और अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोल्डोवा, किर्गिस्तान, तो ये सारे बाद में इसमें शामिल हुए हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों ये CIS कंट्री का नाम यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है मैप में, आप देख सकते हो उसको अच्छी तरह से। मध्य पूर्व संकट अफगानिस्तान, दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मध्य पूर्व संकट।
ये 1978 में अफ़गानिस्तान के दाऊद खान की सरकार को वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी पीडीपीए ने क्या किया, गिरा दिया। और पीडीपीए पार्टी ने क्या किया, अफ़गान की जो ज़मीनें थीं, जो निर्धारित कुछ जो ज़मीनों को छोड़ करके जो बाकी ज़मीनें बच गई, वो सारी ज़मीनों को क्या किया, आम लोगों में उनको दे दी गई, बांट दी गई। इस प्रकार कुछ लोगों ने क्या किया, पार्टी के फैसले का खंडन किया, बोला कि ये तो बहुत गलत है। और इस तरह से वहाँ पे धर्म युद्ध शुरू हो गया और इस तरह से अफ़गानिस्तान संकट प्रारंभ हो गया। अब अफ़गानिस्तान संकट ये क्या है, ये आक्रमण का, ये जब ये विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अफ़गानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ, और उस टाइम पर ये उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था वहाँ पर, उससे मदद मांगी। तो सोवियत संघ ने फिर 24 दिसंबर 1979 में अफ़गानिस्तान में अपनी सेना को भेजा और तालिबान ने क्या किया, अलकायदा जिसके संगठन ओसामा बिन लादेन थे और उसको समर्थन दे दिया। और बदले में फिर क्या हुआ, 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर हमले हुए और इन हमलों के लिए अमेरिका ने किसको जिम्मेदार ठहराया, अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया था। और यह माना कि अलकायदा के खिलाफ अमेरिका ने क्या किया, फिर ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच शुरू किया, जिससे अफगानिस्तान पर मिसाइलों से हमले कर दिए गए। और फिर 9/11 का परिणाम आपके सामने था। जो 9/11 घटना हुई थी, हमले के बाद अमेरिकी सेना ने जब अलकायदा और तालिबान के खिलाफ कार्रवाई के लिए ये चलाया था, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। तो उसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार गिर गई और अफगानिस्तान संकट 1979 से 89 के बीच में इसकी समाप्ति हो गई थी। नेक्स्ट हमारा है अरब स्प्रिंग। मध्य पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका विरोध प्रदर्शन एक धरना का ये दौर था, 2010 के बीच में ये हुआ था। इसे अरब जागृति या अरब स्प्रिंग या अरब विद्रोह तीनों नाम से भी हम बुला सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी अगर आपका बनेगा, अरब का नाम आ जाएगा तो समझ जाना कि अरब का यही क्वेश्चन है और यही कंटेंट आपको इसके अंदर लिखना है। और इस तरीके से ये क्या हुआ, क्रांति एक ऐसी लहर थी जिसने धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया और दंगा हुआ, इसमें सशस्त्र संघर्ष हुए की बदौलत पूरे अरब देशों के साथ या पूरे अरब देश के क्या कहें हम, ये पूरे विश्व के अंदर इसका पूरा प्रभाव देखने को मिला। क्योंकि ये दोस्तों वाकई में घटना थी ही ऐसी कि इसकी शुरुआत ये ट्यूनीशिया में 18 दिसंबर को क्या हुआ, ये 2010 में ये एक आदमी थे, इनका नाम था मोहम्मद बुआजीजी। इन्होंने क्या किया, अपना ये फल का रेड़ी जहाँ पे लगाते थे ये, वहाँ पे हमेशा की तरह से वो लगा रहे थे। तो वहाँ पर एक आदमी आया, उसने क्या किया, अब उसने अपना स्थान उसको ऑक्यूपाई कर लिया। उसने कहा कि मेरा स्थान है। उसने जब इन्होंने बुआजीजी ने उसको समझाने की कोशिश की तब वो उसके बाद नहीं माने। फिर वहाँ से प्रशासन के पास गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब इन्होंने क्या किया, ये आत्मदाह कर लिया इन्होंने, अपने आप को केरोसिन छिड़क करके। तो इस आग की चपेट जो थी, अब समझो पूरे अल्जीरिया के अंदर फैली। अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन और यमन तक इसकी पूरी तरह चीख पुकार वहाँ तक पहुँचती चली गई। और इस विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप कई देशों में शासकों को सत्ता की गद्दी से भी हटाना पड़ा। इस तरह से वहाँ पर जैसे बहरीन है, सीरिया, अल्जीरिया, इराक, सूडान, कुवैत, मोरक्को, इजराइल में भारी जनविरोध हुए इसके। और वहीं पर मैरितानिया, ओमान, सऊदी अरब, पश्चिमी सहारा तथा फिलिस्तीन में भी इसके प्रभाव देखने को मिले। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है ये हालांकि यह क्रांति पूरी तरह से ये अलग देशों में ही रही थी, परंतु इसके विरोध प्रदर्शन कई जगह पर हुए और कई यहाँ पर समानताएं थी, जैसे हड़ताल करना, धरना देना, मार्च करना, रैली करना। कि कोई भी अगर किसी के साथ इस प्रकार का बर्ताव करता है तो वो कैसे वहाँ के लोग शांति से जी सकते हैं। मतलब ये देखो कि अगर मान लो कहीं पर ऐसा एक असामाजिक तत्व तो होने लगे तो लोगों का सरकार कानून व्यवस्था के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। और विशेषज्ञों के मुताबिक अरब स्प्रिंग की एक मुख्य वजह आम जनता की वहाँ की सरकारों से असंतोष एवं आर्थिक असमानता थी। इसके अलावा तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय कारण भी यहाँ पर प्रमुख थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे लास्ट टॉपिक इसका है खाड़ी युद्ध। इराक के खिलाफ 16 जनवरी 1991 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की थी। अगस्त 1990 में इराक ने जब कुवैत पर हमला किया था तब अमेरिका ने 38 देशों के साथ मिलकर के इराक के ऊपर इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी। और 1990 से लेकर 1991 के बीच में
इराक और अमेरिकी संगठन देशों के बीच में ये कड़ी एक लड़ाई हुई और इस जंग को ये गल्फ वॉर के नाम से या फिर खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट सेशन हम आगे नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ करेंगे। थैंक यू।